फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे डिफरेंशिएबिलिटी, सीआर इक्वेशन, एनालिटिक फंक्शन आदि पढ़ेंगे और साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि आप इन्हें क्वेश्चंस में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेरा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएबिलिटी। तो जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो अभी तक आपने रियल के अंदर पढ़ी है, क्लास 12th में भी पढ़ी है, ग्रेजुएशन लेवल में भी पढ़ी है। तो रियल में आप डिफरेंशिएबिलिटी क्या करते थे, चेक करने के लिए आप एक सेट लेते थे। ठीक है, आपको एक पॉइंट देता था वो एक्स, वो कहता था आपसे कि एक्स पे चेक कीजिए कि क्या आपका कोई फंक्शन एफ एक्स है वो क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो आप क्या करते थे, आपने जो पॉइंट दिया है उस पर लिमिट टेंड कराते थे और फिर देखते थे कि जो उसका डेरिवेटिव आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अगर इक्वल आ जाता था आप क्या कहते थे कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा, अदरवाइज नॉन डिफरेंशिएबल होगा। देखिए, कॉम्प्लेक्स में भी हमें वही करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो जाता है, ध्यान दीजिए। वहाँ पे आप एक पॉइंट लेते थे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको बताया था क्या रहता है, रियल का ऑर्डर्ड पेयर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे तो आप किसी ऑर्डर्ड पेयर पे चेक करेंगे, यानी कि एक पॉइंट पे चेक करेंगे। और यहाँ पे आप सेट की जगह क्या लेंगे, डोमेन। आपको हमेशा वो क्या देगा, एक डोमेन देगा और वो कहेगा कि इस डोमेन पे चेक कीजिए कि आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। या तो वो आपको पूरे डोमेन पे चेक करने के लिए बोलेगा या डोमेन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट जेड नॉट पे चेक करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए आपको एक फंक्शन दिया है एफ जेड जो कि यू प्लस आयोटा वी की फॉर्म का होता है। ये तो पता ही है आपको कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसा रहता है, यू प्लस आयोटा वी की फॉर्म का रहता है, जहाँ यू एक्स और वाई के फंक्शन रहता है और वी भी एक्स और वाई का फंक्शन रहता है। तो सपोज कीजिए आपको चेक करना है कि जो ये आपका फंक्शन है एफ जेड, कि जेड नॉट के ऊपर क्या है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसका राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अगर इक्वल आ गया तो डिफरेंशिएबल होगा, अगर इक्वल नहीं आया तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो देखिए डेरिवेटिव कैसे निकालते थे रियल में, आप इस तरीके से कुछ निकालते थे ना, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, वहाँ पे डेल्टा एक्स हो जाता था, यही डिफरेंस रहता है। एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन डेल्टा जेड। या फिर आप क्या करते थे कि आपको जिस पॉइंट पे निकालना है कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है या नहीं है, आप लिमिट को उस पॉइंट की तरफ टेंड करा दीजिए और आप क्या निकाल लीजिए, ये पूरी लिमिट निकाल लीजिए। अगर ये लिमिट क्या हो गई, आपकी एग्जिस्ट कर गई, एग्जिस्ट कर गई। कैसे एग्जिस्ट करनी चाहिए, एक तो फाइनाइट आनी चाहिए, है ना, फाइनाइटली एंड यूनिकली, और क्या आनी चाहिए, यूनिक आनी चाहिए। अगर ये लिमिट आपको, जो ये पूरी लिमिट है ये आपको कैसी मिल गई, फाइनाइट मिल गई और क्या मिल गई, यूनिक मिल गई। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, वही काम करना है, राइट हैंड निकालिएगा, लेफ्ट हैंड निकालिएगा, इक्वल आ जाएंगी, आप क्या कह देंगे, फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और जो आपका ये पूरा लिमिट की वैल्यू आएगी, इसे ही आप क्या कह रहे थे, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, यानी कि एफ डैश जेड। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करनी है। वही पुराना काम है, बस यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेट की जगह डोमेन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और आपको क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स में एक पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीआर इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका मेन काम शुरू होने वाला है जो कि आपको एनालिटिक तक लेके जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीआर इक्वेशन। देखिए सीआर इक्वेशन क्या होती है, सपोज कीजिए आपको एक फंक्शन दिया है एफ जेड। ठीक है, एफ जेड वही अभी आपको बताया था किस फॉर्म का होगा, यू प्लस आयोटा वी का। ठीक है, और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है किस पॉइंट पर, जेड नॉट पर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, आपको एक फंक्शन दिया है जो कि जेड नॉट पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो क्या होता है, जो इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव किसके, यू के और वी के। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जो कि जेड नॉट पर क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबल हो रहा है, तो उसमें जो यू और वी रहते हैं ना, उनके जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं वो इस पॉइंट जेड नॉट पर हमेशा क्या करते हैं, एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इक्वेशन क्या रहती है कि आप क्या करें, यू का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें और वी का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, तो आपको दोनों में क्या मिलेगा, सेम रिजल्ट। और यू का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे और वी का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट इन मैग्नीट्यूड बट इन डिफरेंट डायरेक्शन मिलेगा। तो ये जो इक्वेशन होती है आपकी, यानी कि यू एक्स इक्वल टू वी वाई या एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, या फिर इसे आप एक्सपेंड करके कैसे लिख सकते हैं, यू एक्स का मतलब क्या रहता है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाई, एंड
पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x का नेगेटिव। ठीक है, तो अगर ये आपको इक्वेशन मिल जाती है तो आप इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, कॉची रीमान इक्वेशन, यानी कि CR इक्वेशन। शॉर्ट में आप क्या बोलते हैं इसे, CR इक्वेशन। ठीक है, तो CR इक्वेशन आपको समझ में आया क्या होगी, डेल ux इक्वल टू vy और uy इक्वल टू माइनस का vx। ठीक है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि क्या सच में कोई ऐसा फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है वो आपको क्या करेगा, CR को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, और आपको इसके एग्जाम्पल के थ्रू CR को लगाना भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ कीजिए आपको एक एग्जाम्पल दिया है एग्जाम में fz इक्वल टू जेड स्क्वायर, और वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि ये CR को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या रहता है, fz में u और v निकालना। तो u और v मतलब क्या रहता है, वैसे u क्या होता है fz के अंदर, u होता है आपका fz का रियल पार्ट और v क्या रहता है आपका इमेजिनरी पार्ट। तो पहले fz को खोल लीजिए, एक्सपेंड कर लीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे आप, z का वैल्यू क्या रहता है आपका x प्लस आयोटा y। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर कीजिए तो ये इक्वल आ जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है, देखिए ये बनेगा आपका x स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा एक्स वाई। ठीक है, अब आप यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट बता सकते हैं क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका रियल, यानी कि ये क्या हो जाएगा u प्लस ये क्या हो जाएगा आपका पार्ट इमेजनरी, यानी कि आयोटा v। तो आपको u मिल गया और v मिल गया, यहाँ से क्या मिला आपको, दिस इम्प्लाइज u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर कॉमा v इक्वल टू 2xy। ठीक है, अब आपको क्या चेक करना था कि CR सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो CR क्या होती थी, CR में आपको क्या क्या चाहिए, CR होती थी आपकी ux इक्वल टू vy और uy इक्वल टू माइनस का vx। तो ux निकाल लीजिए, uy निकाल लीजिए, vx निकाल लीजिए, vy निकाल लीजिए। तो कैलकुलेट कीजिए, देखिए ux निकालते हैं। ux का मतलब क्या है कि u का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन वैसे आपने पढ़ा है, पर मैं एक बार बता देती हूँ। जब भी आप किसी फंक्शन को पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं किसी एक दूसरे फंक्शन के सापेक्ष, तो आप क्या करते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उसे तो वेरिएबल मानते हैं, और बाकी जो भी अन्य होता है आपका एक्स्ट्रा होता है उसे आप क्या मानते हैं, एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो एक्स स्क्वायर तो वेरिएबल रहेगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2x, और y क्या रहेगा मेरा कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। क्लियर, अब जल्दी से आप क्या देखिए कैसे निकालोगे, uy निकालिए। तो uy बराबर क्या आ जाएगा आपका, uy हो जाएगा डेल u ओवर डेल y। ठीक है, अब क्या होगा, x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा मेरा। ठीक है, और y की वैल्यू निकालिए तो देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस का 2y। क्लियर, ठीक है, अब आप निकालिए vx। तो vx आपका क्या आएगा, vx में आप क्या करेंगे, आप y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो 2y कांस्टेंट, x का 1 हो जाएगा। और vy निकालिए, अब x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो 2x कांस्टेंट और y का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से चेक कीजिए कि क्या आपका CR क्या होती थी आपकी, ux इक्वल टू vy आ रहा है। देखिए ux की वैल्यू 2x, vy की वैल्यू भी 2x, तो ux इक्वल टू क्या आ गया आपका vy की। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती थी आपकी, uy इक्वल टू माइनस का vx। तो uy क्या है माइनस का 2y और vx क्या है 2y, तो uy इक्वल टू क्या हो गया आपका माइनस का vx, यानी कि ये फंक्शन क्या कर रहा है आपकी CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि CR इक्वेशन हम कैसे चेक करेंगे कि कोई फंक्शन CR को सेटिस्फाई करा रहा है या फिर नहीं करा रहा है। सिंपल आपने क्या करना है, u को फाइंड करना है, v को फाइंड करना है, देन पार्शियल डेरिवेटिव कर देने हैं, आपको रिजल्ट आ जाएगा सामने। ठीक है, अब देखिए हम देखेंगे कि हम CR के कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप बता CR यूज़फुल रहेगी आपके, कहाँ कहाँ यूज़फुल नहीं रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहला इसका यूज़ रहता है आपका कि अगर कोई फंक्शन अगर आपका CR इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करा रहा है तो वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। ठीक है, इसका ये वाला यूज़ बहुत अच्छा है क्योंकि हमें इसके थ्रू क्या बता सकते हैं इजीली। सपोज़ कीजिए मुझे एक फंक्शन दिया है, मुझे चेक करना है कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, पहले उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगी, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगी, फिर दिखाऊंगी कि वो इक्वल नहीं आ रहे हैं, है ना। तो इन सब से बचने के लिए मैं क्या करूँगी, सिंपल मैं क्या करूँगी, CR को लूँगी, मैं दिखा दूँगी कि मेरी CR सेटिस्फाई नहीं हो रही और
मैं डायरेक्ट बोल दूंगी कि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पे आप देखा ना कितने बड़े प्रोसेस से बच गए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने से, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने से। आपने सिंपल CR निकाली, आपने बोला सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो आपका फंक्शन क्या आ जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए सपोज कीजिए मुझे एक फंक्शन दिया है जेड बार। जेड बार का मतलब जेड कॉन्जुगेट है ना, आपको पता है जेड कॉन्जुगेट क्या रहता है। मैंने ये भी आपको जो मैंने कॉम्प्लेक्स की वीडियोस बनाई है ना, उनमें ये सब बता रखा है, बेसिक चीज़ें हैं कि जेड कॉन्जुगेट क्या रहता है, और भी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मुझे ये फंक्शन दिया है और मुझे चेक करना है कि ये मेरा क्या है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो मैं राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने से अच्छा सीधा क्या कराती हूँ, उसको CR देखती हूँ सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर CR सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए CR को आपको क्या चाहिए होता है, U और V। तो इससे पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये क्या हो गया, x प्लस IY का कॉन्जुगेट, ठीक है। और x प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट क्या रहता है, कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करते थे आप, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते थे। तो ये बनेगा आपका x माइनस आयोटा वाई। क्लियर। अब आप क्या कीजिए, इसमें से u पता करिए क्या होगा और v पता करिए। u क्या रहता था, रियल पार्ट, यानी कि x, ये हो जाएगा आपका u, और ये आपका माइनस y क्या हो जाएगा आपका v। तो लिख लीजिए यहाँ पे u हो गया आपका x और v हो गया आपका माइनस का y, ठीक है। अब क्या करते थे आप, CR देखिए सेटिस्फाई करा रहा है या नहीं करा रहा है। तो CR के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, ux, uy, vx और vy। तो ux निकालिए सबसे, ux का मतलब वही u का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 आ जाएगा। uy का मतलब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट रहेगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप vx निकालेंगे तो x तो है ही नहीं कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या आ जाएगी आपकी vy निकालेंगे तो माइनस y का विद रिस्पेक्ट टू y क्या आ जाएगा, -1। अब देखिए क्या ये CR को सेटिस्फाई करा रहा है, CR को ये सेटिस्फाई कब कराता, जब ux इक्वल टू होता आपका vy के एंड uy इक्वल टू होता आपका माइनस के vx के। क्या ux इक्वल टू vy है, क्या 1 इक्वल टू -1 होता है, नहीं, 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1 ना। तो आप यहाँ से कह देंगे कि जो ये आपका फंक्शन है ये CR सेटिस्फाई नहीं करा रहा है, तो ये आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज फंक्शन नॉट सेटिस्फाइंग CR इक्वेशन, ठीक है। CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करा रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो फंक्शन क्या होगा आपका, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर है इतना। कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अब देखिए दूसरा इसका यूज़ का रहता है। अब आप यहाँ से ये मत समझ लीजिएगा, मैंने आपको यहाँ से ये बोला है कि अगर CR सेटिस्फाई नहीं हो रही तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मैंने आपको ये नहीं बोला है कि अगर CR सेटिस्फाई हो रही है तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। उसकी अलग कंडीशंस रहती है, तो अब हम वो सीखते हैं कि डिफरेंशिएबल कैसे बता सकते हो आप CR से कि डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। देखिए ये तो कंफर्म हो गया कि CR सेटिस्फाई नहीं होगी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब देखिए दूसरी चीज़ रहती है कि आपको CR के थ्रू दिखाना है कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो सबसे पहले होता क्या है कि अगर कोई फंक्शन क्या कर रहा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रहा है, तो वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो सकता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले देखा कि कोई फंक्शन लिया जो CR को सेटिस्फाई करा रहा हो और आपने देख लिया कि वो किस पॉइंट पर CR को सेटिस्फाई कराएगा। तो आपको पॉइंट मिल गया कि वो किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो सकता है। फिर आप क्या कीजिए, उसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, आपको डिफरेंशिएबिलिटी क्या हो जाएगी, एश्योर हो जाएगी, ठीक है। पर आप कहेंगे कि फ़ायदा क्या हुआ, हम तो फर्स्ट वही कहे ना कि हमें राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकालना है। तो देखिए इसमें होता क्या है, पहले आप चेक कीजिए कि कौन से पॉइंट पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है। आपने CR देखी, CR को देखा आपने कि CR किस पॉइंट पर सेटिस्फाई हो रही है, तो आपको पॉइंट मिल जाएंगे कि हाँ भाई इस पॉइंट पर मेरा फंक्शन क्या हो सकता है, डिफरेंशिएबल हो सकता है, ठीक है। फिर दूसरी काम क्या करते हैं हम देखते हैं कि जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकाले हैं, अगर वो पार्शियल डेरिवेटिव उस पॉइंट पर आपके कॉन्टिन्यूस आ जाते हैं तो आप एश्योर कर देंगे कि आपका फंक्शन 100% क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। देखिए ऐसे समझ नहीं आएगा, हम एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। ये मुझे एक फंक्शन दिया है और मुझे चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, CR को सेटिस्फाई कराएंगे, ठीक है। हो रही है या नहीं हो रही देखेंगे, नहीं हो रही होगी तो डायरेक्ट ही बोल दोगे कि नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको U निकालिए, ये हो गया U और ये हो गया आपका V, ठीक है। अब डेल U ओवर डेल X निकालिए, यानी कि UX निकालिए। UX क्या आएगा आपका 2X, क्लियर। UY क्या आएगा आपका 2y। फिर निकालिए VX क्या आएगा आपका, VX आ जाएगा आपका y
है ना, और वी वाई क्या आ जाएगा आपका, वी वाई आ जाएगा आपका एक्स। क्लियर है इतना? ठीक है, अब होना क्या चाहिए था सी आर सेटिस्फाई होने के लिए, यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस का वी एक्स। ठीक है, यानी कि 2x इक्वल टू एक्स एंड 2y इक्वल टू माइनस का y। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे आप बताइए क्या ये सी आर को सेटिस्फाई कर रहा है? अब ये तो वेरिएबल है ना, ये तो किस पे डिपेंड करेगा, x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ये सी आर को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको इसके थ्रू क्या पता चलेगा, सी आर के थ्रू कि किस पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल हो सकता है। किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, जिस पे ये सी आर को सेटिस्फाई कर रहा होगा। देखिए फ़ायदा है ना, हमने 1 मिनट में पता कर लिया कि ये फंक्शन किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो सकता है। अब देखिए 2x इक्वल टू एक्स, इसे सॉल्व कर लीजिए तो यानी कि मिलेगा आपको 2x माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू क्या मिल गया आपको 0। ठीक है, और 3y इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू क्या मिल गया आपको 0। यानी कि जो ये फंक्शन ये वाला मैं अगर क्या ले लूँ, x को 0 ले लूँ और y को भी क्या ले लूँ 0 ले लूँ, तो मेरी सी आर सेटिस्फाई हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 0 आ जाएगा ना, चारों तरफ 0 आ जाएगा और 0 इज इक्वल टू 0 और 0 इक्वल टू माइनस 0, तो मेरा ये फंक्शन हुआ, ये मेरा किस पे सी आर को सेटिस्फाई करा रहा है, 0 0 पे सेटिस्फाई करा रहा है किसको, सी आर को। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो सकता है, 0 0 पे डिफरेंशिएबल हो सकता है। अभी भी मैंने कहा नहीं होगा। अब आपको पक्का कैसे पता चलेगा कि ये 0 0 पे डिफरेंशिएबल होगा? दूसरा स्टेप होता है आपका पूरे कंफर्म करने के लिए, आपको जो इसके पार्शियल डेरिवेटिव आए हैं वो चेक करने होते हैं कि वो कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है। देखिए इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, 2x। क्या 2x डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन है? नहीं, 2x क्या है आपका कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टीन्यूअस है। 2y भी कॉन्टीन्यूअस है, y भी कैसा है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, और x भी क्या है आपका कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो ये देखिए अब इस फंक्शन ने क्या करा, इस फंक्शन ने 0 0 पर सी आर सेटिस्फाई कराई और 0 0 पर जो इसके पार्शियल डेरिवेटिव आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, कॉन्टीन्यूअस हो रहे हैं। तो ये फंक्शन अब आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपने सी आर के थ्रू 2 चीज़ें पता कर ली कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा और कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। सिंपल है कि जो आपका सी आर सेटिस्फाई नहीं करेगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और कोई फंक्शन अगर आपका सी आर सेटिस्फाई करा रहा है किसी पॉइंट पर और उसी पॉइंट पर उसके पार्शियल डेरिवेटिव क्या आ जाते हैं, कॉन्टीन्यूअस आ जाते हैं, तो आप कह देंगे कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक बार मैं आपको नोट में लिख देती हूँ ताकि आप भूलें ना। नोट में देखिए मैं क्या लिख रही हूँ, क्या कर रहा है, अगर नॉट सी आर को सेटिस्फाई नहीं करा रहा है तो इम्प्लाइज करेगा नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, और अगर क्या कर रहा है आपका किसी पॉइंट जेड नॉट पर, ठीक है, वो क्या कर रहा है, सी आर को सेटिस्फाई करा रहा है, प्लस उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो क्या आ रहे हैं, कॉन्टीन्यूअस आ रहे हैं। ठीक है, उसी पॉइंट पर, तो आप क्या कह दोगे, वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट जेड नोट पर। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम सी आर का यूज डिफरेंशिएबिलिटी में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कॉम्प्लेक्स का। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहता है, एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, एनालिटिसिटी। देखिए मेरा एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट। कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे क्या कहलाएगा, एनालिटिक कहलाएगा। कब? इफ़ इट इज़ डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इन सम नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। यानी कि क्या होना पड़ेगा, उसे डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा उस पॉइंट पे भी और उस पॉइंट के नेबरहुड पे भी। तो देखिए सीधा सीधा किससे कनेक्टेड है एनालिटिक आपका, डिफरेंशिएबिलिटी से। अगर कोई फंक्शन क्या हो रहा है, देखिए सपोज कीजिए, ध्यान दीजिए, ये मेरा एक डोमेन दिया मुझे, ये कोई भी मेरा डोमेन दिया D और मुझे इसके अंदर एक पॉइंट दिया Z0। अगर मेरे को क्या करना है, इस फंक्शन को, किसी फंक्शन FZ को Z0 पे क्या दिखाना है, एनालिटिक दिखाना है, तो मुझे एक तो उसे Z0 पे क्या दिखाना पड़ेगा कि वो डिफरेंशिएबल है, और अगर मैं एक Z0 का नेबरहुड लूँगी और मुझे दिखाना पड़ेगा कि वो नेबरहुड के भी हर एक पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो वो फंक्शन मेरा क्या कहलाएगा, एनालिटिक कहलाएगा। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, सिंपल डेफिनेशन है, अ फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट इफ इट इज़ डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इन सम नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। यानी कि वो क्या कर रहा हो, किसी उस पॉइंट के हर एक, उस पॉइंट के नेबरहुड में भी हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा हो, डिफरेंशिएबल हो रहा हो। ठीक है, क्लियर है? आपकी एनालिटिक की डेफिनेशन कुछ भी नहीं है, नेबरहुड में भी अगर डिफरेंशिएबिलिटी मिल जाती है आपको तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। अगर आपको पूरे के पूरे डोमेन पे एनालिटिक की बात करनी है तो क्या होगा, अगर वो डोमेन के हर एक पॉइंट पे एनालिटिक है तो वो डोमेन पे भी क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। क्लियर है? देखिए अब दूसरी चीज़ आती है एंटायर फंक्शन।
एंटायर फंक्शन भी किससे रिलेटेड है आपका, सीधा सीधा एनालिटिक फंक्शन से, कुछ डिफरेंस नहीं होता। देखिए अगर आपका डोमेन पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए, ठीक है, अगर आपका डोमेन पूरा का पूरा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो गया, तो वहाँ पे आप सीधा सीधा बोल देंगे आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, एंटायर फंक्शन हो जाएगा। यानी कि अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो कि पूरे के पूरे सी के अंदर क्या है, एनालिटिक है, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, एंटायर फंक्शन कहलाता है। क्लियर है। देखिए एंटायर फंक्शन और एनालिटिक में कुछ डिफरेंस नहीं है। एनालिटिक तो किसी पर्टिकुलर डोमेन पे बात करेंगे और एंटायर कब होगा, जब पूरे के पूरे सी पर क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा, तो एंटायर हो जाएगा। ठीक है, और एनालिटिक कुछ भी नहीं है, बस नेबरहुड में अगर डिफरेंशिएबिलिटी मिल गई आपको तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको सपोज कीजिए चेक करना है कि कोई फंक्शन आपका एनालिटिक है या नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी प्रोसेस हो जाएगी ना। आप पहले पॉइंट पे चेक करेंगे, फिर उसके नेबरहुड पे चेक करेंगे। तो देखिए इतना बड़ा नहीं करते, यहाँ भी हमारी कौन हेल्प करेगा, CR इक्वेशन हमारी यहाँ पे बहुत हेल्प करती है। तो देखिए हम देखते हैं कि CR के थ्रू आप किस तरीके से बता सकते हैं कि जो आपका फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि हम कैसे दिखाएंगे कि CR के थ्रू कि आपका जो फंक्शन है वो एनालिटिक है या फिर नहीं है। देखिए कुछ स्टेप नहीं है, अभी तक हमने डिफरेंशिएबिलिटी को जैसे चेक करते थे, 2 स्टेप तो वही है हमारे। पहला क्या रहता था, CR सेटिस्फाई करनी चाहिए थी, तो पहले देखिए जरा ये CR सेटिस्फाई करेगा। अभी आपने चेक किया था ये CR को सेटिस्फाई करता है, ये जेड स्क्वायर ही तो है आपका। तो UX निकालेंगे, आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, UX इक्वल टू आ जाएगा 2x, UY इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस का 2y, VX इक्वल टू आ जाएगा आपका 2y और VY इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2x। ठीक है, CR सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। देखिए ना UX इक्वल टू क्या आ गया आपको यहाँ से मिल गया UX इक्वल टू VY और UY इक्वल टू माइनस का VX। CR क्या हो गई आपकी, सेटिस्फाई हो रही है। अब दूसरा स्टेप क्या होता था, ध्यान दीजिए, CR ये हर एक पॉइंट पे सेटिस्फाई कर रहा है ना। अगर वो सपोज कीजिए आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछता है कि बताओ कि ये आपका क्या बोलते हैं, सपोज कीजिए वो बोलता है आपको कि 2, 3 पे चेक करो कि एनालिटिक है या नहीं है, तो आप क्या करते हैं 2, 3 पे चेक कर देते, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देते। ठीक है, अभी आपको उसने किसी पॉइंट पे नहीं बोला तो आप सब पे चेक कर रहे हो। ठीक है, तो एक्स वाई पे चेक कर रहे हो, तो देखिए क्या ये एक्स और वाई पे क्या कर रहा है, CR को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या ये कॉन्टिन्यूस है, 2x एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है किसी भी पॉइंट पे, 2 माइनस का 2y भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है। तो ये क्या हो गया, पक्का डिफरेंशिएबल हो गया। 2 स्टेप तो सेम हो गए आपके। ठीक है, आपको कॉन्टिन्यू, आपने CR चेक कर ली, आपने कॉन्टिन्यू चेक कर ली। अब एनालिटिक के लिए तीसरे स्टेप क्या होता है, आपके जिन पॉइंट पे ये क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। दूसरी कंडीशन क्या रहती थी हमारी, डेफिनेशन में रहती थी कि अगर उस पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल हो और उसके नेबरहुड में भी क्या होना चाहिए था, डिफरेंशिएबल। तो अब आप क्या करोगे कि देखोगे कि क्या ये फंक्शन इनके नेबरहुड में भी क्या करा रहा है, CR को सेटिस्फाई करा रहा है या नहीं करा रहा। ठीक है, तो देखिए आपको ने किस पे चेक किया था, एक्स और वाई पे चेक किया था ना। एक्स और वाई पर तो ये CR सेटिस्फाई करा रहा है। अब आप एक्स और वाई के नेबरहुड में कोई पॉइंट ले लो। देखो अगर आप एक्स और वाई के नेबरहुड में कोई सा भी पॉइंट लोगे तो यहाँ पे उसे पुट करोगे तो वैल्यू तो हमेशा सेम ही मिलेगी ना। यहाँ पे सपोज करो आपने x की वैल्यू ली थी 2 और y की ली थी 3, 2 का नेबरहुड लोगे आप कोई सा भी, तो यहाँ पे भी तो वही वैल्यू डिफरेंशिएट हो जाएगी जो यहाँ पे डिफरेंशिएट होगी, हमेशा सेम ही तो रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे भी वही वैल्यू मिलेगी आपको जो यहाँ पे मिलेगी। यानी कि ये क्या करा रहा है आपका, उसके नेबरहुड में भी, x और y के नेबरहुड में भी CR को सेटिस्फाई करा रहा है, इसलिए ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है, तो एनालिटिक चेक करने के लिए आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, ध्यान दीजिएगा। सिंपल 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एनालिटिक चेक करने के लिए। पहली चीज़ क्या हो गई, CR सेटिस्फाई करानी चाहिए, बिल्कुल। दूसरी चीज़ हो गई इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए, बिल्कुल। ये तो अभी आपने पढ़ ली थी 2 कंडीशन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तीसरी चीज़ यहाँ पे नई क्या आ जाती है कि नेबरहुड में भी आपकी क्या होनी चाहिए, CR सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये तीनों कोई फंक्शन आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है आपको। ठीक है, अब अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो नेबरहुड में CR का कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो वो कुछ भी नहीं है, उसको आप बिल्कुल नेगलेक्ट कीजिए कि मतलब ऐसा मत सोचिए कि बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल लिया था, इससे पहले वाला एक एग्जांपल लिया था, ध्यान दीजिए, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि CR का चक्कर क्या है। देखिए कौन सा एग्जांपल था वो, ये वाला एग्जांपल था। ठीक है, ये एग्जांपल लिया था, ये एग्जांपल में क्या हो रहा था, डिफरेंशिएबल हो रहा था ना। ये क्या कर रहा था, 0, 0 पे CR सेटिस्फाई करा रहा था, 0, 0 पे इसके पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस आ रहे थे। तो अब जरा आप मुझे बताइए कि क्या, थोड़ा सोचिए कि क्या ये फंक्शन CR सेटिस्फाई एनालिटिक होगा। आपने चेक कर लिया कि CR तो हो गई, 0, 0 पे
पार्शियल डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूस आ गए। अब दूसरा काम क्या था, 0 0 पे चेक करेंगे कि क्या ये 0 के नेबरहुड में भी सी आर को सेटिस्फाई कराएगा। तो देखिए ये केवल कब इक्वल आएगा, यू एक्स और वी वाई आपस में केवल कब इक्वल आएंगे, जब एक्स 0 और वाई 0 ले लोगे। जैसे ही थोड़ा सा इससे ऊपर या नीचे जाओगे, ऊपर या नीचे मतलब इसके नेबरहुड में जाओगे, सपोज करो ये एक्सिस है आपका, ये 0 0 पॉइंट ले लिया आपने, यहीं पे होगा। जैसे आप इसके थोड़ा सा ऊपर गए, यानी कि नेबरहुड में ऐसे ही तो जाओगे, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे या कहीं भी जाओगे, तो वैल्यू थोड़ी सी 0 से चेंज करेगी ना, और वैल्यू जैसे ही 0 से चेंज करेगी आपकी ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई होगी नहीं, यानी कि ये जो आपका फंक्शन होगा वो एनालिटिक नहीं होगा। अब समझ में आया आपको कि एनालिटिक कैसे चेक करना है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि नेबरहुड में भी अगर कोई फंक्शन क्या करा रहा है आपका, सी आर सेटिस्फाई करा रहा है, तभी वो फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम नए टॉपिक पे बढ़ते हैं। टॉपिक क्या रहता है, आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं। वो आपको क्या बोलता है कि आपको एक फंक्शन देता है, ठीक है, आपको एक फंक्शन देगा एफ जेड इक्वल टू u प्लस आयोटा v, ठीक है। वो आपको u की वैल्यू बता देगा कि u आपको ये दिया है, और आपको बोल देगा कि जो आपका एफ जेड है वो क्या है, एनालिटिक है। तो बताइए कि v की वैल्यू क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं, एक तो बेसिक मेथड है और दूसरा क्या रहता है, मिलने थॉमसन मेथड। ये आपका नाम से भी आता है कि मिलने थॉमसन मेथड से प्रूव कीजिए कि या फाइंड कीजिए कि v क्या होगा, ठीक है। तो पहले सिंपल वाला मेथड देखेंगे, फिर मिलने थॉमसन पढ़ेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन लेती हूँ मैं। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि आपको एफ जेड फाइंड करना है, जहाँ पे एफ जेड एनालिटिक है और यू की वैल्यू दी है। तो आपको एफ जेड पता है क्या होता है, आप लिखेंगे सिंस एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा v। तो u तो पता है आपको, v चाहिए ना, तो v क्या आपको करना है, फाइंड करना है। एक तरीके से सिंपल, या तो वो डायरेक्ट v फाइंड करने के लिए बोलेगा, या फिर वो बोल देगा कि पूरा का पूरा एफ जेड फाइंड करो। फाइंड तो v ही करना है ना। तो देखिए इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सिंपल मेथड होता है वो क्या रहता है, आपको उसने दिया है कि जो एफ जेड है वो आपका एनालिटिक फंक्शन है। अगर एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो वो क्या कर रहा होगा, उसके जो ये आपके u और v होंगे वो क्या कर रहे होंगे, आपकी सी आर सेटिस्फाई करा रहे होंगे, तो सी आर को सेटिस्फाई कराएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस का वी एक्स। ये आपको इनडायरेक्टली एक रिजल्ट उसने दे रखा है, ठीक है। तो आप यू एक्स तो निकाल सकते हैं ना, क्योंकि आपको यू पता है क्या है, तो यू एक्स निकालिए। यू एक्स आपको मिलेगा, देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में करना है यू का पार्शियल डेरिवेटिव, तो 2y कॉन्स्टेंट, एक्स का 1, तो मिल गया आपको 2y, ठीक है, और माइनस का 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे यू वाई निकालिए, यू वाई का मतलब क्या रहेगा आपका, y की रिस्पेक्ट में, तो x कॉन्स्टेंट, 2x कॉन्स्टेंट, y का 1, और वो आपका क्या हो जाएगा 0। तो ये आपको क्या मिल गया, ux, और ये आपको क्या मिल गया, uy। क्लियर है। अब आपको उसने दिया हुआ है कि ux इक्वल टू क्या रहता है आपका vy के, और uy क्या रहता है आपके माइनस के vx के। तो पहले हम इस वाले इक्वेशन को उठाते हैं, किसको, फर्स्ट वाली को। दोनों का यूज़ होगा, देखिएगा किस तरीके से आप आराम से बता दो कि v क्या आने वाला है। ये फर्स्ट मान लो और ये क्या मान लो, आपको ये सेकंड मान लो। तो फर्स्ट से क्या मिलेगा आपको, ux इक्वल टू vy ना, तो आप लिख लीजिए, यानी कि vy इक्वल टू 2y माइनस 2। मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे तो दिया है ना यू एक्स इक्वल टू वी वाई, और यानी कि वी वाई इक्वल टू यू एक्स इक्वल टू 2y माइनस 2। अब मुझे यहाँ से क्या चाहिए, v चाहिए। तो v को मैं फाइंड करने के लिए क्या करती हूँ, मैं इसका पार्शियली इंटीग्रेशन कर देती हूँ विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ से y हट जाएगा, तो मुझे पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। तो करिए ज़रा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा v, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, 2y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली कर रहे हो ना, माइनस का 2 विद रिस्पेक्ट टू y। तो देखिए क्या आएगा आपका, 2 बाहर आ जाएगा, y का हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, क्लियर, और माइनस 2y, ठीक है। तो आपको, और यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड करोगे आप, तो कांस्टेंट क्या करो, एक ऐड c कर दो, ठीक है, सपोज करो। तो ये आपको मिल गया y स्क्वायर माइनस का 2y, वाई स्क्वायर माइनस का 2y, और ये क्या है, मेरा कांस्टेंट है ना। अब मैं क्या करा, मैंने इसको किसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा था, मैंने इसको करा था y की रिस्पेक्ट में, तो पार्शियल करा था ना, तो यानी कि जो x वाले होंगे वो कांस्टेंट का काम कर रहे होंगे। तो या तो मैं कांस्टेंट ले लूँ या मैं कोई x का फंक्शन ले लूँ, फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो भी क्या है, मेरा कांस्टेंट का ही काम कर रहा होगा। तो प्लस यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 5x। यहाँ तक समझ में आया? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। c5x क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आप y की रिस्पेक्ट में पार्शियल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो जो x है वो कांस्टेंट का काम करेगा। तो या तो कांस्टेंट ले लो या 5x ले लो, बात क्या पड़ेगी, सेम पड़ेगी। तो यहाँ से v मिल गया। अब ये v में मेरा क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, 5x एक्स्ट्रा आ रहा है ना, मुझे 5x नहीं मिल रहा तो मैं डायरेक्ट v की वैल्यू बता रही थी। तो मुझे 5x अब किसकी हेल्प से हटाना पड़ेगा,
सेकंड इक्वेशन की हेल्प से। सेकंड इक्वेशन में आपको क्या दिया है, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, यानी कि आपको वी एक्स की वैल्यू पता है। तो पहले आप वी से क्या निकाल लीजिए, वी एक्स निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ से आप क्या निकालेंगे, वी एक्स। तो वी एक्स बराबर क्या मिलेगा आपको, वी एक्स इक्वल टू मिलेगा, एक्स की रिस्पेक्ट में करेंगे ना तो 0, वाई का भी 0 और फाई का हो जाएगा फाई डैश एक्स। ठीक है, अब आप इसे किस वैल्यू में पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में, बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या दिया आपका, यू वाई इक्वल टू माइनस का वी एक्स था ना, तो यू वाई इक्वल टू माइनस का वी एक्स कर दीजिए। यू वाई की वैल्यू क्या थी, 2x, तो यानी कि हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू माइनस का वी एक्स, यानी कि माइनस का फाई डैश एक्स। ठीक है, फिर इसे इंटीग्रेट कीजिए, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x²/2 इक्वल टू माइनस का फाई एक्स। डिफरेंशिएशन का साइन हट जाएगा ना एक्स के ऊपर से, क्योंकि अब आप एक्स की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करोगे तो डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो आपको मिल गया फाई एक्स इक्वल टू माइनस का x²। ठीक है, अब आपको v में सब कुछ पता चल गया, v में आप क्या कर दीजिए, फाई एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ओवरऑल v क्या मिला आपको, तो जो आपका v है वो आ गया v इक्वल टू y² माइनस 2y और प्लस फाई एक्स था ना तो माइनस का x², v मिल गया आपको। ठीक है, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आप जोड़ेंगे ना, सॉरी इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी कांस्टेंट क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस का x² प्लस c। ठीक है, तो आपको v मिल गया। अब अगर वो बोलता है आपको कि v ही फाइंड करना है तो आपका काम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अगर वो आपको बोलता है कि पूरा का पूरा f(z) फाइंड करना है तो f(z) क्या हो जाएगा, u तो दिया था 2xy माइनस 2x, 2xy माइनस का 2x। ठीक है, प्लस आयोटा v होता है ना, प्लस आयोटा, ये वाली पूरी वैल्यू आ जाएगी v की, नोट कर दीजिए, y² माइनस का 2y माइनस का x² प्लस c। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, मेथड होता है पूरा का पूरा फंक्शन फाइंड करने का। ठीक है, या तो आप ये लगा लीजिएगा, पूरा का पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह मिलने थॉमसन मेथड यूज़ कर सकते हैं। उसमें बस एक चीज़ आपको याद रखनी है, बाकी पूरा का पूरा मेथड आपका 2-3 लाइन में क्या दे देगा, आंसर दे देगा। ठीक है, कभी कभी वो पर्टिकुलर भी मेंशन करके देता है कि इसे मिलनी थॉमसन से ही आपको निकालना है, तो आपको वही यूज़ करना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो हम पहले एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं मिलनी थॉमसन का। देखिए ध्यान दीजिए, ये होता है मेरा मिलनी थॉमसन मेथड का फॉर्मूला। ठीक है, अगर मुझे कोई भी क्या निकालना है, फंक्शन में निकालना है, f(z) निकालना है, पूरा उसने u दे रखा है, या फिर मुझसे कहेगा v निकालो, तो मुझे ये वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूँगी, मुझे तुरंत क्या मिल जाएगा, f(z) मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे समझने के लिए कि कैसे अप्लाई करना है, फाई 1 क्या है, फाई 2 क्या है, मुझे पहले एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, है ना। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये एक एग्जाम्पल है, उसमें मुझे u दिया है और मुझे क्या निकालना है, f(z) निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो वही तरीका लगाइएगा, ठीक है, वो लॉन्ग पड़ेगा। अब आप शॉर्ट में भी सीख लीजिए एक बार कैसे करते हैं। सबसे पहले जो भी आपको दे रखा होता है, u दे रखा है ना, तो उनके दोनों पार्शियल डेरिवेटिव निकाल दीजिए। ux को निकालिए, क्या आएगा, देखिए x की फंक्शन है दोनों, तो पहले इसको फर्स्ट इसको सेम रखिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos y सेम रहेगा, x का 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस अब की बार क्या करेंगे, x cos y माइनस वाई साइन वाई को सेम रखेंगे, और e की पावर x क्या हो जाएगा, e की पावर x। जो मेरा ये पहला वाला आया x, एक जो पार्शियल डेरिवेटिव आया x की रिस्पेक्ट में, मान लो मैंने उसे मान लिया फाई 1 xy। ठीक है, फाई 1 xy मिल गया। तो अब आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, फाई 1 z0 निकाल सकते हैं। तो फाई 1 z0 निकाल दीजिए। पहले क्या था, x और y था, तो फंक्शन किस में आ रहा था, x और y में। अब z और 0 है तो z और 0 में निकाल दीजिए, यानी कि x की जगह z है, y की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो मिलेगा e की पावर z cos 0, y की जगह 0 ना, माइनस 0 प्लस x की जगह मैंने क्या पुट करा था, z cos 0 माइनस का 0 साइन 0 e की पावर z, x की जगह क्या पुट हो गया था, z। ठीक है, इसे आगे सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये बनेगा cos 0 तो पता ही आपको 1 होता है। ठीक है, तो ये बनेगा e की पावर z प्लस यहाँ से आपको ये 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये मिलेगा z e की पावर z। तो मुझे फाई 1 z0 मिल गया। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है मेरा, दोनों पार्शियल डेरिवेटिव निकालने थे ना आपको, अब आप u(y) निकालिए। तो u(y) क्या आएगा आपका, y की रिस्पेक्ट में करेंगे इसका, तो देखिए e की पावर x तो कांस्टेंट रहेगा,
अंदर कीजिएगा तो x कांस्टेंट रहेगा, cos y का माइनस का sin y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का रूल लगाइएगा तो y को सेम sin y का cos y माइनस sin y को सेम y का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए पहले वाले को क्या माना था, phi 1 माना था, दूसरे वाले को phi 2 मान लीजिए। बहुत सिंपल मेथड है, कुछ भी नहीं है और आप इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन से बच जाएंगे। ठीक है, ये सपोज आपका phi 2 xy था तो यहाँ से phi 2 z0 की वैल्यू निकाल लीजिए। वही काम करना है आपको, x की जगह z, y की जगह क्या पुट करना है 0। तो देखिए क्या आएगा आपका e की पावर z माइनस z साइन 0, ठीक है, माइनस का 0 cos 0 और माइनस का साइन 0। तो ये तो पूरी टर्म ही 0 बन जाएगी मेरी। ठीक है, तो मेरे को इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। अब मुझे क्या फाइंड करना था, एफ जेड फाइंड करना था ना, तो एफ जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए सिंपल। एफ जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन phi 1 z0 डी जेड माइनस आयोटा इंटीग्रेशन phi 2 z0 डी जेड और प्लस सी तो आपको उसमें भी आ रहा था, याद होगा आपको, है ना। तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे सिंपल। इंटीग्रेशन phi 1 की वैल्यू क्या आई थी, e की पावर z प्लस जेड ई की पावर जेड डी जेड माइनस आयोटा इंटीग्रेशन 0 डी जेड प्लस सी। इतना क्लियर है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए अब सिंपल। तो ये आपको मिल जाएगा, इंटीग्रेशन कीजिएगा, ई की पावर जेड का इंटीग्रेशन आपको पता ही है क्या होता है, ई की पावर जेड, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन जेड ई की पावर जेड, यहाँ पे क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई वाला रूल लगाएंगे। ठीक है, ये तो आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा पूरा, माइनस का c1 एक कांस्टेंट मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला रूल लगा दीजिए। तो ये होगा आपका ई की पावर जेड, यहाँ पे आई लेट के इस अकॉर्डिंग निकालेंगे ना, आई लेट टू, इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट सेम रहता था, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि ई की पावर जेड का इंटीग्रेशन ई की पावर जेड माइनस, फिर इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते थे यानी कि जेड का डिफरेंशिएशन 1 और ई की पावर जेड का इंटीग्रेशन ई की पावर जेड और ये क्या हो जाएगा डी जेड माइनस का ये क्या हो जाएगा आपका c1 चल रहा है। ठीक है, तो ये बनेगा आपका ई की पावर जेड प्लस जेड ई की पावर जेड और ई की पावर जेड का अगेन इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ई की पावर जेड और एक सारे कांस्टेंट को मिला के कांस्टेंट आ जाएगा आपका सी। ठीक है, तो ओवरऑल आपको क्या मिल गया, ओवरऑल आपको फंक्शन मिल गया जेड ई की पावर जेड प्लस सी। तो ये आपका क्या मिल गया, यहाँ से एफ जेड आ गया। ठीक है, सपोज कीजिए कि वो आपको यहाँ पे सिर्फ उसने निकालने के लिए बोला होता वी, इसी से, तो आप कहेंगे कि v का तो पता ही नहीं है, हमें तो एफ जेड पद का फॉर्मूला पता है, v का तो इसमें कुछ मेंशन ही नहीं हुआ। तो आप एफ जेड को क्या कर सकते हैं, u प्लस आयोटा v के फॉर्म में लिखिए और फिर देख लीजिए कि v की वैल्यू क्या है, कंपेयर करके जो आयोटा के साथ आएगा वही तो v हो जाएगा। और यहाँ पे तो कुछ आ ही नहीं रहा आयोटा के साथ, वैसे तो आएगा जब आप इसे खोलेंगे ना, ई की पावर जेड को x प्लस आयोटा वाई, फिर आप उसे किस वाला यूलर फॉर्मूला लगाएंगे ना, ई की पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, उस टाइप से मिलेगा आपको। इसमें भी आयोटा के साथ जो टर्म आएगी वही क्या हो जाएगी आपकी v हो जाएगी और वो आपका जो सिंपल होगी वो क्या हो जाएगा u हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा मिलनी थॉमसन मेथड कैसे लगाना है आपको। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका एक और फ़ायदा होता है, आपने नोट किया होगा कि जो आपने इससे पहले सॉल्व किया था, एफ जेड निकाला था, उसमें जो एफ जेड आ रहा था वो आपका एक्स और वाई की फॉर्म में आ रहा था, है ना। और यहाँ पे जो एफ जेड आएगा वो हमेशा आपका जेड की फॉर्म में आएगा। तो इसका एक ये भी फ़ायदा रहता है। तो आप एग्जाम में किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अगर आपने उसने आपको मेंशन कर दिया कि भाई मिलनी थॉमसन ही लगाना है, फिर आप पहले वाला मेथड नहीं लगाएंगे, आप इसी से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने जो कॉम्प्लेक्स में डिफ्रेंशिएशन के लिए, डेरिवेशन के लिए, डिफ्रेंशिएशन के लिए जो भी था आपका, वो ये ही इंपॉर्टेंट था। पहले तो आपने डिफ्रेंशिएशन निकालना सीखा, CR सीखी, CR के आपने 2-3 यूज सीखे, एनालिटिक पढ़ लिया और ये पढ़ लिया। ठीक है, तो इसमें डेरिवेटिव वाला पार्ट इतना ही है। अब हम शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो मैं क्वेश्चन ही कराऊंगी आपको। उससे पहले मैं क्या क्या अप्लाई करने वाली हूँ एक बार उसका रूल बता देती हूँ कि हम ये चीज़ें अप्लाई करने वाले हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, ताकि आपको उस समय ना डाउट हो कि ये चीज़ें हमारी आ कहाँ से रही हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में आप क्या करेंगे, कॉची थ्योरम आती है हमारी सबसे पहले। तो देखिए कॉची थ्योरम क्या होती है, लेट एफ जेड बी एनालिटिक इन अ रीजन आर एंड ऑन बाउंड्री ऑफ सी, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड इनसाइड
सी इक्वल टू क्या रहता है, 0 रहता है। देखो वो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि सपोज करो आपको एक रीजन आर दे रखा है, ठीक है, और उसके अंदर एक कंटूर दे रखा है, क्लोज कंटूर दे रखा है सी। तो वो कह रहा है कि अगर आपका जो फंक्शन एफ जेड है वो क्या हो गया, इसके अंदर एनालिटिक हो गया, ठीक है, इसकी बाउंड्री पे भी और इसके इनसाइड में भी क्या हो गया, एनालिटिक हो गया, तो जो उसका इंटीग्रेशन होगा वो हमेशा क्या आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी कि एनालिटिक फंक्शन का इंटीग्रेशन किसी क्लोज कंटूर के अंदर क्या रहेगा, आपका 0 रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये वाली ट्रिक भी आपकी यूज़ होती है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज़ होता है आपका इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, वो ये होता है कि आपको सपोज करो इस टाइप का एक फंक्शन दे रखा है 1/z - a dz, ठीक है। इस टाइप के फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन निकालना है, तो इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 आता है या फिर 2π आता है। 0 कब आएगा, अगर आपका a क्या हो गया, c से बाहर हो गया, ठीक है। आपको वो c एक कंटूर देगा, डोमेन देगा, बता के देखेगा क्या क्या है, तो आप चेक करोगे कि अगर आपका a क्या आ गया, c से बाहर आ गया, तो आप कह दोगे उसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं, सपोज करो a c से बाहर चला गया, जो ये मेरा फंक्शन है ये a पर ही तो एनालिटिक नहीं हो सकता। क्यों, जैसे मैं ए रखूँगी इन्फिनिटी पे चला जाएगा, यहीं ए पे ही तो इसे प्रॉब्लम है। अगर मैंने ए को ही बाहर कर दिया तो वो पूरे सी के अंदर तो एनालिटिक हो जाएगा और कॉचीज थ्योरम से उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे इसका क्या रहता है, अगर आपको इसी का इंटीग्रेशन निकालना है किसी ऐसे पॉइंट के साथ जो पॉइंट क्या आ रहा हो, इसके अंदर आ रहा हो, ठीक है, यानी कि अब की बार एनालिटिसिटी नहीं मिल रही सी के अंदर आपको, तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या आ जाता है, 2πi आ जाता है। तो ये अभी थोड़ा समझ में नहीं आया होगा आपको, ज़्यादा समझ में कब आएगा, जब हम एग्जाम्पल करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। मुझे एक एग्जाम्पल दिया है, देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे इंटीग्रेशन के आपके, या फिर डायरेक्ट इंटीग्रेशन के लिए बोलेगा, तो आप सॉल्व कैसे करने ध्यान दीजिए। देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, आपको सी दे रखा है, यानी कि mod z = 2 आपका क्या है, कंटूर है, एक आपका डोमेन दिया है सी, ठीक है। तो आपको वो बोल रहा है कि इसका इंटीग्रेशन निकालो 1/z - 1 dz, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हो गया ना ये वाला। अब आप सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि जो आपको a है, यानी कि z के साथ जो हट आपको दिया हुआ है माइनस में, वो क्या है, 1 है। तो आप चेक कीजिए कि जो 1 है वो मेरा सी के अंदर आएगा या नहीं आएगा। देखिए सी की डेफिनेशन क्या है, सी की डेफिनेशन है mod z = 2, ठीक है। सी एक सर्कल दे रखा है कितने का, 2 रेडियस का, तो यानी कि 1 तो उसके अंदर बिलोंग करेगा ही ना सी के अंदर, क्योंकि सी के अंदर 2 तक के पॉइंट आ जाएंगे, तो 1 तो सी के अंदर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या रहता है, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लिया कीजिए जेड की, अगर आपको वो इनसाइड मिल रही है आपको, तो आप सीधा क्या कर दोगे, अंदर आ जाएगा। देखिए अब जो ये मेरा 1 दे रखा है यहाँ पे, a = क्या हुआ, 1 हुआ ना, इससे कंपेयर करा आपने z - a से, तो a = 1 मिला। और जो ये मेरा 1 है वो इसके अंदर आ रहा है, मेरा c के अंदर आ रहा है। तो हमने क्या देखा था कि जब भी क्या हो रहता है आपका इनसाइड रहता है ना, a इज इनसाइड आ गया ना c के, mod z = क्या हो गया, c के अंदर आ गया। तो आप क्या कह दोगे, डायरेक्ट इस फॉर्मूले से डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन बता दो कि क्या आ जाएगा, 2πi। तो डायरेक्ट आंसर आप बता दोगे 2πi। देखिए कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको, आपने बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन 1/z - a dz = 2πi होता है जब a c के अंदर आ जाता है। a ध्यान रखिएगा क्या रहता है, और अगर a c के बाहर चला गया तो इंटीग्रेशन 0। सपोज करो वो आपको इस टाइप से फंक्शन देता, z - 5 लिख के देता, यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालना होता है आपको 1/z - 5 dz, जहाँ पे c के रिस्पेक्ट में, जहाँ पे c आपका क्या है, mod z = 2 ही है। तो देखिए अब जो ये 5 है ये 2 से बड़ा हो गया ना, ये 2 से बाहर चला जाएगा, आउटसाइड चला जाएगा, तो आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या बोल दोगे, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन पे कॉम्प्लेक्स के, तो बट आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखने पड़ते हैं कि कहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। देखिए अब मैं एक और क्वेश्चन करती हूँ, ये वाला मुझे क्वेश्चन दिया है, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको पार्शियल फ्रैक्शन का थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, आंशिक भिन्न, है ना। जब तक आंशिक भिन्न नहीं आएगी तो थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, थोड़ी क्या मतलब बहुत ही दिक्कत आने वाली है। तो आंशिक भिन्न का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके आंशिक भिन्न खोल लेंगे, आप रिवाइज कर लीजिएगा कि कैसे कैसे आंशिक भिन्न खोलते थे, ठीक है। तो इसके आंशिक भिन्न जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी आंशिक भिन्न क्या आएगी आपकी, इसकी आंशिक भिन्न आएगी आपकी इंटीग्रेशन, वही टॉ की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, क्लोज कंटूर दे रखा है आपको। देखिए 1/z - 1 1/z - 2 dz, ठीक है। ये मैंने कैसे करा, ये सेपरेट कैसे करा, आंशिक भिन्न से, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान करिएगा कि क्या होता है, तो आप इजीली सेपरेट कर लोगे। अब क्या होता है, अब आप इंटीग्रेट को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा टॉ
1/z-1 dz, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टॉ 1/z-2 dz, ठीक है। अब देखिए, अब वही क्वेश्चन बन गया ये ऊपर वाला z-a dz वाला, तो ठीक है। अब यहाँ पे मेरा पहले डिपेंड करता है टॉ क्या है, टॉ मेरा दे रखा है mod z = 3/2। अब मैं देख लूँगी कौन सा पॉइंट इनसाइड आ रहा है, कौन सा आउटसाइड आ रहा है। तो जो 1 होगा मेरा वो इसके अंदर आएगा ना, 3/2 का मतलब क्या रहता है 1.5, तो 1 तो 1.5 से छोटा है, यानी कि उसके अंदर आ रहा होगा। तो इनसाइड में इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 2πi। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दोगे 2πi, ठीक है, माइनस यहाँ पे करोगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे दे रखा है a की वैल्यू 2 है ना, z-2, यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2 हो गई। अब 2 मेरा 1.5 के अंदर आएगा नहीं, उससे आउटसाइड जाएगा ना, तो आउटसाइड में इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0। तो ओवरऑल आपको कैलकुलेशन मिलके करके इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा आपको 2πi। यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, आपको पार्शियल फ्रैक्शन अच्छे से आनी चाहिए। तो पार्शियल फ्रैक्शन का थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ठीक है, कैसे रहता है पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल जाएगा कि इंटीग्रेशन कैसे निकालना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, इनसाइड हुआ तो इंटीग्रेशन 2πi, आउटसाइड हुआ तो 0 हुआ, ठीक है। तो अब जरूरी तो नहीं है कि हर बार आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिले 1/z-a वाले। अब आपको कुछ क्वेश्चन डिफरेंट भी मिलते हैं। तो देखिए एक और मेथड होता है, 2 मेथड और है, पहले एक देख लेते फिर दूसरा देख लेंगे, फिर आपका इंटीग्रेशन का टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए एक मेथड और क्या रहता है आपका, सपोज कीजिए आपको एक इस टाइप का फंक्शन दे रखा है, ऊपर कोई z का फंक्शन है और नीचे z-z0 dz है, ठीक है। तो इस टाइप का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, देखिए पहले पढ़ लीजिए कि वो क्या कह रहा है कि f(z) एक एनालिटिक फंक्शन है आपका, और c क्या है, एक कंटूर दे रही है, क्लोज कंटूर, और z0 उसके अंदर का पॉइंट है। ध्यान रखिएगा ये इनसाइड आउटसाइड वाली चीज़ बहुत काम की है, ठीक है, इसे इग्नोर मत कीजिएगा, नेगलेक्ट मत कीजिएगा। z0 के इनसाइड c है, तो इंटीग्रेशन निकालना है अगर आपको इस फंक्शन का, इस टाइप के जो फंक्शन दे रखे होंगे कि ऊपर तो f(z) दे रखा होगा कोई भी z का फंक्शन, और नीचे इस टाइप की z-z0 टाइप की चीज़ दे रखी होगी, जहाँ पे z0 क्या होना चाहिए, c के अंदर आना चाहिए। तो उसका जो इंटीग्रेशन है डायरेक्ट 2πi क्या हो जाता है, f(z0) हो जाता है, ठीक है। तो ये अभी समझ में कैसे आएगा, क्वेश्चन से समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसका। देखिए सपोज कीजिए मुझे इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, तो मैंने अभी तक 2 चीज़ें पढ़ ली, एक तो ये वाला मेथड पढ़ा था, ये मेथड तो मेरा बन नहीं रहा क्योंकि इस मेथड में तो 1/z-a टाइप की फॉर्म होनी चाहिए, ये तो थोड़ी डिफरेंट आ रही है, तो यानी कि ये वाला बन रहा है। तो देखिए कैसे बन रहा है, यहाँ पे मुझे दे रखे है z-2, z-1 और mod z = 3/2 दे रखा है। तो पहले मैं देख लेती हूँ इन दोनों में से इनसाइड कौन सा आ रहा है और आउटसाइड कौन सा आ रहा है। तो मेरा 2 तो क्या हो गया आउटसाइड, क्लियर, और मेरा 1 क्या हो गया इनसाइड। तो मुझे यहाँ पे कौन सा वाला पॉइंट लेना है जो इनसाइड आ रहा हो, तो मैं क्या करूँगी, इसे इस तरीके से लिख लूँगी, इंटीग्रेशन z+3 अपॉन z-2 और अपॉन z-1 dz, इस तरीके से लिख सकती हूँ मैंने कुछ नहीं करा, इसको z-2 को ऊपर ले गई। ध्यान रखिएगा मैं z-2 को ही ऊपर इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि नीचे मेरा इनसाइड वाला पॉइंट आना चाहिए, तो मेरा 1 इनसाइड आ रहा था तो मैं z-2 को ऊपर ले गई। अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँगी, इसको पूरे को f(z) मान लूँगी, मान सकती हूँ ना क्योंकि z का ही तो फंक्शन है ये, ठीक है। तो ये मेरा किस तरीके का बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा इंटीग्रेशन f(z) अपॉन z-1 dz, ठीक है, जहाँ पे z0 क्या हो गया मेरा 1 हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या रहती है मेरी, अभी ऊपर वाले फॉर्मूले से देखिए वैल्यू क्या रहती है, इक्वल टू रहता है 2πi f(z0), 2πi f(z0), ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। z0 का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है ना, ये होता है ना z0 जो इनसाइड होता है, तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ओवरऑल इक्वल टू 2πi f(1), और f(z) आपने क्या माना था, यहाँ पे लिख दीजिए वेयर f(z) क्या माना था आपने, z+3 अपॉन z-2, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, हो जाएगा आपका इक्वल टू 2πi f(1), f(z) ये है तो f(1) कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 1+3 अपॉन 1 - 2, क्लियर। तो देखिए ये हो गया आपका 2πi 1+3 4 माइनस का 1 यानी कि माइनस का 8πi, ये क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन आ गया। देखिए कितना सिंपल है, आपको बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है कि अगर इस टाइप का आपका हो कि ऊपर तो f(z) हो और नीचे क्या आ रहा होगा आपका एक इनसाइड वाला पॉइंट मिल रहा हो, तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कोई पावर वगैरह नहीं है, तो आपको सिंगल पावर वाले ही बताया मैंने, तो आप भी सिंगल पावर पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है। तो
एक बार रिवाइज करा दूँ ये क्वेश्चन मैंने किस टाइप से किया। मैंने देखा कि अभी तक मैंने 2 ही मेथड पढ़े थे, ये वाला मेथड तो बन नहीं रहा था, तो मेरा ये वाला बनेगा। अगर ये वाला बन रहा है तो इसमें क्या होना चाहिए था, जो मैंने नीचे वो रखना था जो इनसाइड आ रहा था, तो मेरा 1 इनसाइड आ रहा था ना, इसके ये मेरे को कंटूर दे रखा था, इसके अंदर क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, तो 1 को नीचे रख लिया, बाकी को ऊपर पहुँचा दिया। जो ऊपर पहुँचाया उसको पूरे को FZ मान लिया, पूरे को मैंने FZ मान लिया। अब डायरेक्ट मैंने क्या बन गया, ये मेरा इस तरीके की फॉर्म का बन गया, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 2πi FZ0। Z0 मेरा ये वाला पॉइंट रहता है जो दे रखा होता है इनसाइड, तो 2πi F1 की मैंने यहाँ पे Z में 1 रख के वैल्यू निकाल ली, मेरा क्या आ गया, सिंपल आंसर आ गया। ठीक है, तो आप कर लेंगे इस टाइप का इंटीग्रेशन भी। तो अभी तक आपने 2 तरीके सीख लिए, 1/z - a वाला और एक ये वाला। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सपोज यहाँ पे 2 पावर होती, 3 पावर होती, तो आप क्या करते, है ना। तो इस टाइप का भी हम देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका क्या ट्रिक रहती है। देखिए एक मेरा ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है, ये भी कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला है। ठीक है, ये मैं कब अप्लाई करूंगी, जब मेरी जो अपॉन में पावर है वो मेरी 1 से बड़ी आ जाएगी, 2, 3, 4, है ना, तो मैं इसे अप्लाई करूंगी। तो देखिए अभी मैंने क्या बोला था, सपोज करो आपको मैं ये वाला एग्जाम्पल इस तरीके से देती, कैसे देती, मैं आपको देती कि भाई आपको ये निकालना है इंटीग्रेशन z+3 अपॉन z-2 और z-1 का होल स्क्वायर dz। मैं कहूँ आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो और आपको वही c जो दे रखा है mod z = 3/2 दे रखा है, ये आपको c दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे c के रिस्पेक्ट अंदर करना है आपको इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब मैं आपसे कहूँ इसे सॉल्व कीजिए, तो अभी तक आप इसे भूल जाइए कि आपने पढ़ा है। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, 1/z - उस फॉर्म का नहीं था, अब आपने ये वाला पढ़ा था। ठीक है, तो पहले आप देखिए कि 1 क्या हो रहा है, आपके इनसाइड आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 3/2 के अंदर आ रहा है ना 1, तो मेरा जो 1 हो रहा है वो क्या हो रहा है, इसके इनसाइड आ रहा है। ठीक है, अभी मैं अगर ये वाला फॉर्मूला लगाऊं तो मैं गलत कर दूंगी ना, क्योंकि ये तो फॉर्मूला सिंगल पावर के लिए था, इसके लिए तो ठीक था। अब मुझे यानी कि कुछ नया चाहिए, तो कुछ नया मेरा कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो पहले आप इस फॉर्मूले को समझ लीजिए, वो कहना क्या चाहता है। वो कह रहा है कि अगर आपको अपॉन में कोई पावर दे रखी है, 1 से बड़ी पावर दे रखी है, उसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो आपका फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा, आपके निकालिए n, fn का मतलब डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव निकालिए फंक्शन का। ठीक है, उसको डिवाइड कीजिए n फैक्टोरियल से, और फिर वही 2πi से क्या करानी है, मल्टीप्लाई करानी है। तो ये इस तरीके से तो समझ में आएगा नहीं, आपको कैसे समझ में आएगा, पहले एक एग्जांपल लेते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। देखिए इसे भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले देख लेंगे आउटसाइड वाले कौन सा है, आउटसाइड वाले तो कोई प्रॉब्लम करेगा ही नहीं ना। तो आप यहाँ पे ले लीजिए इंटीग्रेशन c z+3, और जो आउटसाइड वाला था वो मैंने ऊपर ले लिया z-2 के। ठीक है, और अपॉन में मैंने वही कर दिया z-1 का होल स्क्वायर dz। क्लियर है। तो देखिए इससे पूरे को क्या मान लेते थे, FZ मान लेते थे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन c, ये बन गया मेरा FZ अपॉन z-1 का होल स्क्वायर dz, जहाँ पे मेरा FZ = क्या माना था, z+3 अपॉन z-2। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए अब मैंने क्या करा, अब मुझे ये इस तरीके का बन गया, मेरा कुछ बन गया ना। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ ना, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू c FZ अपॉन z-1 की पावर 1 + 1, तो अब dz, तो ये मेरा इस तरीके का बन गया। तो मुझे इसे सॉल्व करने के लिए क्या, ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये वैल्यू मेरी इक्वल आएगी, ध्यान दीजिएगा, fn/z0, fn/z0, n क्या है यहाँ पे, देखिए n + 1 के साथ जो पावर ऐड हो रही होगी वो मेरा n हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 के साथ 1 हो रहा है, यानी कि ये इक्वल आ जाएगी f1z0। ठीक है, अपॉन में क्या आना चाहिए, n फैक्टोरियल, यानी कि अपॉन में n फैक्टोरियल आना चाहिए ना, यानी कि ये क्या आ जाएगा 1 फैक्टोरियल। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या बन जाएगा मेरा 2πi। ठीक है, तो देखिए मुझे पूरा इसकी वैल्यू मिल गई, अब मुझे इसे सॉल्व करना है, इसकी मुझे जरूरत ही नहीं है, तो मेरा इक्वल टू आ जाएगा f'(z0) का मतलब 1 है ना यहाँ पे, तो मेरा हो जाएगा f'(1) अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 ही हो गया, इंटू 2πi हो गया। तो आप इसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए, f'(1) निकाल दीजिए, है ना, डेरिवेटिव निकाल दीजिए, फिर 1 रख दीजिएगा। तो आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, तो आप इसका डेरिवेटिव निकाल के सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -5/4 इंटू 2πi, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा -5/2 πi। ठीक है, तो ये आपका इसका क्या मिल गया, इंटीग्रेशन मिल गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो कि आपको इंटीग्रेशन किस टाइप से निकालना है। इन्हीं टाइप से आपको क्या मिल जाएंगे, सारे के सारे इंटीग्रेशन मिल जाएंगे, जो मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा इस वीडियो में कि हम डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं और इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।